ये सवाल आपको देते हैं, ये मेरी सीए फाइनल की बुक का है, तो मैं इसको ज़रा विजिबल है। अच्छा जी, एक एक करके देख लेते हैं ना, जल्दबाजी तो है ही नहीं हमें। वो कह रहा है कि डिस्कस करें ऑडिट रिस्क जो आपको यहां लगते हैं, और आपको तब लगेंगे जब आपने अंडरस्टैंडिंग ली होगी एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की। बता दूं इसके अंदर मैंने ISA 240 भी टेस्ट किया है जो फ्रॉड है। सही है जी। आपके नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स भी हैं, उसके भी रिस्क हैं, और एक दो और हैं। तो आप देखिएगा इसके अंदर, अब जब आरपी कर लेंगे तो मैं ऐसे सवालात बना के लाऊंगा जिसमें रिलेटेड पार्टी भी पिक करना होगा। सही है, तो वो मेरा काम है आपको कनेक्ट कर देना सब पे ना, क्योंकि आप एक एंगल से तो सोच सकते हैं, बस सब एक साथ आ जाए तो कैसे सोचना है वो मेरा काम है सिखाना। बिस्मिल्लाह करें, पहला मुझे करके बताइएगा इसमें क्या दिखता है। सही है, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। अच्छा, तुम लोगों को एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं, इसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मैंने नहीं मांगी। सही है, पर जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अगर मैं पहली लाइन रीड करूं, पहली 2019 तक, कहां तक? 2019 तक। मैं अगर 2019 तक रीड करूं तो मेरी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या होती है, रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप सोच लें, ऑनलाइन वालों तुम बता सकते हो। पहली 1.5 लाइन। सही है जी, मैं आपको बताऊं तो सही, ऑडिट में सोचना किस लेवल पे होता है, प्रैक्टिकली भी तो जाके करना ना तुम लोगों को। वेरी गुड तकवा, वेरी गुड उस्मान, बेहतरीन। हाँ जी, रिपोर्ट तो हुआ है ना, वो भी नहीं हुआ हुआ। हाँ भाई, हुज़ैफा चर्सी क्या कह रही है, क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया? नहीं, तो मैंने तो इतना टाइम लगाया रिपोर्ट के कंटेंट्स के ऊपर, अगर आपको याद हो सिर्फ 5 क्लासें उसके ऊपर हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में क्या होता है, बाकी टीचर पढ़ाते हैं सलंग, मैं तो आपको कंटेंट्स पे काम किया है। हाँ भाई, कौन से कंटेंट पे इफेक्ट आएगा? कैम की कंडीशन देखो, पहले अपने आप से सवाल पूछो, कैम कब आता है? व्हेन द मैटर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट फंडामेंटल फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। यानी ये तो ईओएम है, तुम भी बह गए जज्बात में, ये तो ईओएम है। और डिस्क्लोज हो, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। और ये सेलेक्ट किए जाते हैं उन मैटर्स में से जो दो स्टार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए जाएं। पहली लाइन में तो मैंने सिर्फ ये लिखा है कि हम पहली बार अपॉइंट हुए हैं, तो अदर मैटर आता है। अदर मैटर पैराग्राफ में आप बताते हैं कि प्रायर ईयर ऑडिटर कोई और था, इस साल में, जाओ तो बुक में देख लो, लिखा हुआ है। सही है, खुदा के वास्ते यार बी अवेयर। सवाल मिला के देते तो क्या करोगे? तो आपने पिक करना है कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट करता हूँ ना, मेरा जो जूनियर है या मेरा असिस्टेंट मैनेजर है या जो मेरा मैनेजर है, सही है जी, वो मेरे पास आता है, बोले सर रिपोर्ट चेक कर लें। मेरे दिमाग चल रहा होता है, पहला साल है, अदर मैटर का है, लिस्टेड कंपनी है, की ऑडिट मैटर का है, डिस्क्लेमर है, की ऑडिट मैटर क्यों है, नहीं है ये बात समझ? अच्छा, और आपके पास अगर एडवर्स ओपिनियन है तो की ऑडिट मैटर की अल्फाज गलत तो नहीं है, कैसा लगे कि सब सही है? तो ये तो पैरामीटर्स है ना, ये तो दिमाग में होने चाहिए कि ये वो तो ये नहीं हो सकता, ये वो तो ये नहीं हो सकता। एक आपकी एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, ईओएम का है, बात समझ आ रही है? तो आपने 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट दी है, अदर मैटर का है, बताओ ये भी मैंने ऑडिट किया है, वो भी मैंने ऑडिट किया, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो भाई खुदा के वास्ते यार, सोच के देख के चलें जी। तो अब मुझे एक बात बताएं, हर कदम फूक रखना बिल्कुल ऐसा ही है, चलें जी, फूकना सही जगह पे। इधर मैंने कहा BIL इज अ लिस्टेड कंपनी, चलो ये सुन के क्या लगता है क्या आएगा? तो ये चीजें हैं जो आपने पिक करनी है, मैं तो तुम्हें सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं यार। आगे, एन हैज 3 प्रोडक्शन प्लांट्स, प्लांट A एंड प्लांट B इंडस्ट्रियल केमिकल, वेयरएज प्लांट C इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
वेरियस कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कंपनी की इन्फॉर्मेशन कि स्किन केयर बनाता है और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाता है। पहला पॉइंट, गुफरान इज द CEO and holds directly and indirectly majority of the shareholdings in the BIL. There are 7 other directors on the board who meet 4 times in a year to approve the quarterly financial statement and endorse the decision taken by the Gufran during the quarter. Up to you. क्या रिस्क इसमें है? इस पहली पैराग्राफ के अंदर आप पहले पूरा लिखेंगे, ऑनलाइन वालों आप भी पूरा लिखेंगे और फिर बताएंगे जल्दी। और ये आपको सिर्फ यहीं मिलेगी, इस तरीके की प्रैक्टिस आप वैसे कर ही नहीं सकते मिक्स प्लेट। सही है? तो देखें क्या है इसके अंदर। मैं आपको जानबूझ के टेंशन दूंगा ताकि आपको रिवाइज करने पे मजबूर हो जाओ कि पीछे भी कुछ चल रहा था। पिक सही किया तकवा, बट आगे आपने कंक्लूड कर दिया। यू कैन नॉट कंक्लूड। आप जब प्रेशर नहीं है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है CEO जो है, सही है जी, वो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होल्ड कर रहा है। यहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर इफेक्टिव नहीं है, ये मैंने आपको बताया भी था जब फ्रॉड के सवालात कराए थे। यहाँ पे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। देखो यहाँ पे उषा ने लिखा है गुफरान बीइंग CEO एंड मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी endorsing his decisions, there shall be a risk that his decision might be biased, having high authority, and therefore financial reporting might be fraudulent. CEO के पास बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आप मुझे एक बात बताएं, कंपनी का CEO है, वो कंपनी का CEO खुद शेयर रख के बैठा हुआ है मेजॉरिटी, और डायरेक्टर्स आते हैं बोलते हैं आप कह रहे हैं सही है। तो 7 डायरेक्टर्स हैं, 7 डायरेक्टर्स में से कोई उसको अपोज ही नहीं कर रहा, तो मतलब ये उसके पास क्या आ गई, अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। क्योंकि जो गवर्नेंस के लिए लोग बैठे हुए हैं, आप कंप्लेन किससे करते हैं? गवर्नेंस से। अब वही मिले हुए हैं या मिले हुए हो सकते हैं, तो फिर आपको ये, अच्छा वैसे ये भी मैंने बताया था फ्रॉड की क्लास में, आपको ये पता ऐसे लगता है कि उसके डिसीजन इंडोर्स होते हैं जब आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रीड करते हैं। किसको रीड करते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग को। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा हुआ होता है कि इस बंदे ने ये बोला और इन लोगों ने रिजॉल्व कर दिया कि हाँ भाई सही है। तो वहां से आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि बोल कौन रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है। तो वहां से समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और लिखने का तरीका ये है, गुफरान इज द CEO एंड होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग, फर्दर हिज डिसीजंस हैव नॉट बीन ओपोज्ड बाय अदर डायरेक्टर्स। दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर विच विल अल्टीमेटली टर्न इनटू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके रिस्पॉन्सेस क्या है? प्रोसीजर्स, रिक्वायरमेंट देखते हो, एंड सजेस्ट की ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या है इसके? यहां पे आके आपका दिमाग बंद हो जाता है। इसके प्रोसीजर्स ये हैं फ्रॉड वाले। फ्रॉड में मैंने आपको सिखाया था, जब फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है तो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क होता है। ओवरऑल रिस्पॉन्सेस में आप एक्सपीरियंस टीम लगाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहाँ मसला हो सकता है। तीसरी चीज, आप एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, और मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लेके आते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्स टू फ्रॉड। क्योंकि फ्रॉड फिर आपको एक जगह मसला है या हर जगह मसला है? तो हर जगह मसला है, तो आपको फिर रिस्पॉन्स एक जगह का करना चाहिए, ओवरऑल रिस्पॉन्स। ओवरऑल रिस्पॉन्स, पहले तो बात समझ आई। तो अगर मैं नहीं, गलत यार, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को क्यों देखूंगा? मेंटेन करूंगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मिनट्स ऑफ द मीटिंग से तो तुम्हें पता लग गया भाई कि ये मसला है। अब तुम्हें ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने में क्या तुम्हें एक जगह मोहतात होना होगा या हर जगह? हर जगह। अब देखो, ये दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। अब मैं बोलूं कि मैंने फ्रॉड का सवाल इसमें डाल दिया तो आ गया ना, रिस्क है ना वो भी, तो आपने पिक किया। अब रिस्क को रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या है? क्या एक जगह वेरीफाई करोगे या सब में अच्छा काम करोगे? सब में अच्छा काम करूंगा। तो अगर मैं यहां पे जानी देखूं, ये तुम लोगों के लिए मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां पे पहला पार्ट, इधर देखना यार।
देखो क्या लिखा हुआ, गुफरान बीइंग द मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड टेकिंग ऑल द डिसीजंस व्हाइल which are later on endorsed by the board of directors indicate the board may be overly influenced by Gufran. The ineffectiveness may affect the company's operational efficiency, control environment, और मैंने जब इंटरनल कंट्रोल बताया था वहां भी बताया था कि इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं होगी तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होगा, वीक होगा. आगे, exposure towards legal and regulatory risk. The board of directors meets 4 times only for approving the account. There is a risk at फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. क्या ये छोटा रिस्क है या ओवरऑल रिस्क है? हर जगह मसला हो सकता है. आगे वो बोल रहा है प्रोसीजर क्या है, एम्फेसाइज करो मैनेजमेंट को कि भाई शाबाश एंगेजमेंट टीम को कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखना है. मोर एक्सपीरियंस स्टाफ, मोर सुपरविजन, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करूंगा, ऐसे प्रोसीजर करूंगा जो आज तक मैंने परफॉर्म नहीं किए. इसकी भी एग्जाम्पल्स पास में दे चुका हूँ सारी. पहले तो बात समझ आई. अच्छा ये सीधा सीधा बताऊँ, आपके फ्रॉड का एक हिस्सा था ये. मैंने एक एडजस्टमेंट में पूरा फ्रॉड टेस्ट कर लिया कि आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर पिक करना था और उस पर रिस्पॉन्स बताना था. तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्यों नहीं लिख रहा, जवाब इस बात का दो. यानी मैं ये क्यों नहीं कह रहा सेल्स में ये कर लूंगा, रिसीवेबल में ये कर लूंगा, ये क्यों नहीं कह रहा मैं. वेरी, आप कह रहे हैं कि किसी एक जगह का तो मसला है ही नहीं. अब आप जो भी करेंगे वो हर जगह पे सारे काम करेंगे, ये वाले हर जगह स्केप्टिकल रहेंगे, मेंबर एक्सपीरियंस भेजेंगे, रिव्यू ज़्यादा करेंगे. तो ये होता है ओवरऑल रिस्क, एफएस लेवल का रिस्क है, तो उस पर रिस्पॉन्स भी ओवरऑल होगा. बात क्लियर है. तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ पे मिक्स होके आ गया. भाई बिल्कुल आ गया. चलें अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, ये डिस्कशन के लिए ताकि आपकी आंखें खुलें, या तमीज़ से सही हो जाएं, याद करें चीज़ें. अब फ्रॉड के अंदर क्या याद करने की चीज़ है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. और फ्रॉड के अंदर ये याद करने की चीज़ है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क क्या है. skeptical, more supervision, more experienced staff, element of unpredictability, nature, timing and extent of audit procedure. खत्म हो गई यार कहानी. याद करो, जहां मिले चिपकाओ, आंसर हो गया तुम्हारा. और प्रैक्टिकली भी यही होता है ना कि मुझे फ्रॉड लगेगा तो मैं क्या छोटे बच्चे लेके जाऊंगा, एक्सपीरियंस. क्लियर है. अच्छा भाई आगे, अब मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट नंबर 2. चलो पॉइंट नंबर 2 तो फिर तुम बता दोगे, पहले मैं पॉइंट नंबर 4 पे आ गया. सोच के बताना तुम लोगों ने ये प्रोसीजर किए हुए हैं. अच्छा मैंने तुम लोगों को कंटिजेंसी के प्रोसीजर बता दिए, पक्की बात है. चलो भाई तो मैंने मुंह से निकल भी गया. इधर देखो, ये पढ़ो उसको. लास्ट ईयर BIL वॉज सेलेक्टेड फॉर टैक्स ऑडिट. अच्छा टैक्स डिपार्टमेंट आया इस कंपनी के पास, उसने बोला भाई हम आपका ऑडिट करेंगे. तो ये कंपनी कह रही है ऑडिटर तो करके जाता है, बोल रहा ऑडिटर FS का ऑडिट करके जाता है, मैं पूरे टैक्स का करूंगा. उनको शक हुआ होगा, इसने रिटर्न में घपला किया होगा. आगे सुने, इन विच द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज डिसअलाउड द सर्टेन बिजनेस एक्सपेंडिचर्स. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया. अच्छा आप लोगों को डेफर टैक्स तो पता है ना थोड़ा बहुत, जो हमने बचपन में किया हुआ है, सही है ना. तो हम लोग जब डेफर टैक्स नहीं भी पता, चलो बाहर में गया, आपने टैक्स का पेपर सबने दिया हुआ है. अच्छा टैक्स के पेपर में आप बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंटिंग के हिसाब से होता है, आप उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स. टैक्स वाली की नज़र में एक एक्सपेंडिचर ऐसा था जो कि डिसअलाउड था, डिडक्शंस नॉट अलाउड सेक्शन 21 की डेफिनेशन में आ रहा था. टैक्स वाले ने कहा बाबू इसको ऐड बैक करो, इस पर टैक्स दो. किसने बोला ये, टैक्स वाले ने. अब ये रीड कर रहा हूँ मैं, डिसअलाउ कर दिया. कब का ऑडिट खुला, पिछले साल का. डिसअलाउ कब किया, इस साल. तो ऐसी बात है इस साल पैसे मांगेगा तो आपका फर्दर एक्सपेंस हो गया ना. तो इस साल कंपनी को एंट्री क्या बनानी चाहिए, टैक्स एक्सपेंस फर्दर डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि वो मांग रहा है. अच्छा पहले आपने नहीं दिया क्योंकि आपने उसका एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था, वो कह रहा है ये मेरी नज़र में एक्सपेंस. तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके टैक्स अथॉरिटीज़ वाले पिछले 5 सालों की असेसमेंट खोल सकते हैं, और उसने तो पिछले साल की खोली है, तो उसने खोल के बता दिया कि भाई ये आपने एडिशनल अमाउंट पे करना है. आगे सुने, फिर जो कंपनी है उसने क्या किया, अपील फाइल कर दी है कि हम पे ये बनता नहीं है, क्योंकि बोल रहा है भाई ये एक्सपेंस बनता है, आप नाजायज़ कर रहे हो हमारे साथ. आगे हाउएवर ये केस हार चुके थे फर्स्ट अपील में. अच्छा फिर जब फर्स्ट अपील में केस हार गए तो इन्होंने वापस से सेकंड अपील फाइल की. अच्छा फिर लेवल्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं क्योंकि सीए फाइनल क्या है ना, लेवल होते हैं. आपने शायद टेक्स्ट में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कि अपील्स होती हैं, अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाता है, यानी ये तो पता है ना आपको, बेसिक लेवल पे बता रहा हूं. एक केस होता है कमिश्नर के पास, एक केस होता है कमिश्नर के पास, एक होता है अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, फिर ट्रिब्यूनल से वो जाता है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे यूं चेंज चलती है, ऐसा ही है ना.
तो उसने क्या किया, एक बंदे से अगर केस हार गया तो उसने ऊपर फाइल कर दिया केस, अभी तक फाइनल। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो मुझसे पैसे क्लेम कर रहे हैं? यस। क्या मैं पैसे दे रहा हूँ? नो। पर ये पैसा देना ना देना किस पे डिपेंड करता है? केस के हारने पे, केस के हारने पे। आई थिंक दिस इज द कंटिजेंसी, दिस इज दी। अब देखो एग्जामिनर ऐसे नहीं कहता कि ये कंटिजेंसी है। अब कहानी समझ आई? अब एग्जामिनर जिस दिन दिमाग घुमा ना उसका, वो इस हरकत पे आ जाएगा। तो इसमें देखो कहानी है, इस कहानी से पिक करना था कि ये कंटिजेंसी है। अच्छा क्या ये एफएस में डिस्क्लोज होगी? यस, ऐसा ही है। आपका रिस्क क्या है इसके अंदर, पहले तो ये बात समझें। देयर इज अ रिस्क। मैं प्लीज बहुत फोकस होकर कह रहा हूं, तुम लोगों के लिए करा रहा हूं प्रैक्टिस, बहुत फोकस होकर सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज अ रिस्क दैट अमाउंट माइट हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड हैव बीन डिस्क्लोज्ड। पहला रिस्क क्या है मेरा? मैंने आपको ये प्रोसीजर कराऊंगा, वहां पे भी बताया था ये कि जब देखो भाई यहां पे तो ये कह रहा है ना कि कंटिजेंसी है। अगर लॉयर ये कह दे कि केस तुम हार जाओगे तो प्रोविजन करना चाहिए या डिस्क्लोज करना चाहिए? प्रोविजन करना चाहिए, क्योंकि मेरे हारने के चांसेस प्रोबेबल हैं। पर अगेन आप अभी रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, तो आपका पहला रिस्क क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि डिस्क्लोज हुआ हुआ, होना क्या चाहिए? रिकॉर्ड। होना क्या चाहिए? रिकॉर्ड। ये आपका रिस्क है, क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, अपील फाइल की हुई है। देखो अपील फाइल करना एक अलग बात है, पर प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रूडेंस के हिसाब से, एक चीज एक्सपेंस है तो फौरन बुक करो, ऐसा है। तो मुझे आप एक बात बताएं। अच्छा देखो उषा ने यहाँ पे लिखा भी है, मैं रीड कर रहा हूँ। Though the application has not been finalized, but still the liability is contingent. Thus, there is a risk that contingent liability might not be accounted for or disclosed appropriately, or if disclosed, the amount might be not correct. बिल्कुल सही लिखा है यार, वेरी गुड ड्राफ्टिंग। इन्होंने कहा कि ऑल्दो हमने केस फाइल किया हुआ है, ऑल्दो हमने केस फाइल किया हुआ है, बट ये भी तो रिस्क है ना, हो सकता है कि उसको रिकॉर्ड होना होता, और चलो हो सकता है कि कंटिजेंसी डिस्क्लोज होनी होती, पर वो डिस्क्लोजर का अमाउंट गलत हो। नहीं है ये बात समझ आ गई ना? हो सकता है डिस्क्लोजर का अमाउंट, टैक्स अथॉरिटीज मांग रही हो 50 मिलियन, ये डिस्क्लोज करके बैठाओ 25 मिलियन, तो ये भी तो मिस स्टेटमेंट है। अच्छा मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता ही है कि डिस्क्लोजर का गलत देना? करता है, पक्की बात है। ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ, करता ही है भाई? बहुत डिटेलिंग की है, खुदा के बंदो बहुत डिटेलिंग की है, ऐसा है। वेरी गुड यार, बिल्कुल फॉल करता। तो मुझे एक बात बताओ, पहले रिस्क पैरामीटर समझ आ गया, अब इस पे प्रोसीजर क्या करेंगे? याद नहीं है तुम लोगों को? याद नहीं है? वेरी गुड, लॉयर को कंफर्मेशन भेजोगे, बिल्कुल सही बोला। लॉयर को क्या भेजेंगे? अच्छा अब बात समझिएगा, जब लॉयर को, अच्छा अब देखो ताहा सिद्दीकी कह रहे हैं लिस्ट ऑफ केसेस, यहां पे तुम गलत हो गए। रीजन, यहां पे मैं पूरी कंटीजेंसीज को वेरीफाई नहीं कर रहा, सिर्फ इसको कर रहा हूं। नहीं ये बात समझ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सारी कंटीजेंसीज को वेरीफाई करो, या मैं कह रहा हूं उसको वेरीफाई करो, इसको वेरीफाई करो। वेरी गुड यार उस्मान, क्या लिखा है? रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टैक्स अथॉरिटीज एंड द कंपनी। रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंपनी एंड द लॉयर। उसके लॉयर के बीच में, इसके लॉयर के बीच में क्या बात हुई? ऐसा तो नहीं लॉयर कह रहा है भाई चसी तू हार जाएगा और ये अभी भी डिस्क्लोज करके बैठा हुआ है, तो ये मुझे कहां से पता लगेगा? कॉरेस्पॉन्डेंस से। अच्छा चलो, क्या मैं इसका एक्सपर्ट हूं? क्या मैं इसका एक्सपर्ट हूं? एक्सपर्ट का लेक्चर लिया है? वो भी नहीं, वो लिया है, एक्सपर्ट भी नहीं लिया। ओके जी। अच्छा तो क्या मुझे बताएं, क्या मैं इसका एक्सपर्ट हूं? मैं क्यों नहीं हूं एक्सपर्ट? मैं किस चीज का एक्सपर्ट हूं? ऑडिट और अकाउंटिंग का। तो क्या इसके लिए शुड आई कंसिडर अपॉइंटिंग एन ऑडिट एक्सपर्ट? यस, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज। बात समझ आई? और लंबा सवाल हो, ज्यादा मार्क्स हो, तो लिखो वी विल इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। वी विल रिव्यू the confirmation that has been received by our expert and the opinion of their expert। उसके लॉयर के ओपिनियन को अपने लॉयर के ओपिनियन से क्या करूंगा? और यूजुअली ऐसा अलग होता नहीं है, अलग तब होता है जब वो टोपी ड्रामे कर रहे हो सामने वाले, क्योंकि आप भी उससे भारी लॉयर लेके आते हो। बात समझ आई? और जल्दी बताओ, क्लियर है? इंटेग्रिटी और मैनेजमेंट में भी डाउट होगा एंड देयरफॉर फर्दर रिस्क फैक्टर्स मे बी प्रेजेंट बट नॉट आइडेंटिफाइड। इसमें तो नहीं है ना यासिर? सही जी, आप तो बोल रहे हो चरित्र पे दाग लगा दिया आपने उसके, सही है। खैर अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये वाला हिसाब किताब देखूं
प्लीज इधर देखना यार खुदा के वास्ते, टैक्स लायबिलिटीज। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ जजमेंट रिक्वायर्ड टू असेस द आउटकम ऑफ। अच्छा, अब इसने देखो सादा खुशबू लिखा हुआ है, इसने सादा खुशबू लिखा हुआ है ना, कि इसमें जजमेंट रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क है। क्यों? क्योंकि हमें आउटकम इसका पता, ये बात वही कर गया जो हम कह रहे हैं। हमने सीधी सीधी जबान में लिखा, हमने कहा कि भाई एक चीज को हो सकता है रिकॉर्ड होना हो क्योंकि आउटकम नहीं पता, क्योंकि आउटकम, ये आउटकम वाली बात कर रहा है। तो आपने पैरामीटर को जज करना है कि आप लिख क्या रहे हैं, लिखना सही है, तरीकाकार कुछ भी हो। तो इसकी और हमारी ड्राफ्टिंग में फर्क इतना है, इसके कहने का अंदाज अलग है। वो क्या है, क्या रीड करते हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हाई लेवल ऑफ जजमेंट है कि इसका आउटकम मुझे पता। अब देखो आउटकम में दोनों कवर हो गए ना, आउटकम अगर मेरे अगेंस्ट होता तो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, आउटकम अगर मेरे समवॉट फेवर में लगता है तो डिस्क्लोज होना चाहिए। दोनों बातें कर रहा है, हमने उसको सीधा सीधा लिख के दे दिया। बात क्लियर है? प्रोसीजर में मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं, वेरी गुड कहा, अगर इसमें रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती तो की ऑडिट मैटर आता है, यस, पर शर्त है कि आपने इसको दो शावित गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया हो और इसने आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइम लिया हो, ऐसा ही है। चलें जी, खैर आगे सुनिएगा। सेंडिंग कंफर्मेशन टू कंपनीज टैक्स एडवाइजर एंड ऑब्टेन हिज ओपिनियन अबाउट द अलाउबिलिटी ऑफ सच डिसअलाउंसेस। क्या ये प्रोसीजर सही है? इससे क्या पता लगेगा? एक्यूरेसी। क्या पता लगेगा? एक्यूरेसी, क्योंकि हमें वो बता देगा कि हाँ भाई उसने जो डिसअलाउ किया है गलत किया है। अच्छा, इसका कंपनी का लॉयर ही कह दे, कंपनी का टैक्स एडवाइजर कह दे कि जानी टैक्स वाले ने सही किया हुआ है, इन पे पेनल्टी आ जाएगी, फिर अगेन वापस से कह रहा हूं कि भाई अगर इसका लॉयर ही कह दे, किसका? कंपनी का लॉयर कह दे या टैक्स एडवाइजर कह दे कि भाई टैक्स वाले ने सही एडबैक किया है, इन लोगों ने भंड मारा हुआ था, तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए। पक्की बात है। किस बिना पे कह रहे हो? क्योंकि एडवाइजर कह रहा है ना, आप तो कहानी खत्म हो गई, यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। अच्छा, अब नहीं करता वो रिकॉर्ड तो क्या है, मिस स्टेटमेंट है, वेरी गुड। फिर हम देखेंगे मटेरियल है या इमटेरियल, परवेजिव है, व्हाट्सएवर, फिर रिपोर्ट तक की चौरंगी निकल जाती है। बात समझ आई? तो दिस इज हाउ वी थिंक इन ऑडिट। दूसरा, कंसिडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओन टैक्स स्पेशलिस्ट। ये क्यों? हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। अगर हम फंस गए किसी चीज में और हमें उसके एक्सपर्ट पर रिलायंस नहीं है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही है बात, क्योंकि देखो बाज़ औक़ात होता क्या है, बाज़ औक़ात हम बाकी भी क्लाइंट्स कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो वहाँ से एक नो हाउ होती है और एक चीज़ की नो हाउ ही नहीं है, पहला ऐसा स्पेशल केस है, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट हैं या टैक्स एक्सपर्ट है, उसको अपॉइंट करें, उससे पूछें। बात क्लियर है? तो सर ये हो गया। अच्छा, इसमें जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा था यहाँ पर लिस्ट ऑफ केसेस ले लें सर, वो क्यों नहीं लिए? यहाँ पे सारे केसेस की पंचायत नहीं है, वो कह रहा है जो रिस्क है उसका रिस्पॉन्स बताओ। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद हमने कहा इवेल्युएट द नेचर ऑफ, ये गेम समझना है इसका, वो कह रहा है आप इवेल्युएट करें नेचर ऑफ डिसअलाउंसेस। हाँ भाई, क्या कह रहा है? इवेल्युएट करें नेचर ऑफ डिसअलाउंसेस एंड कंपेयर विद द कंपनीज हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड। यानी ऐसा तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बात को याद रखना, क्या बेहतरीन प्रोसीजर को प्रैक्टिकली हम कर भी रहे होते हैं। सुनना, वो कह ये रहा है कि जो आज उसने डिसअलाउ किया, ऐसा तो नहीं है कि पिछले सालों में भी ये भंड मारा हुआ उन लोगों ने, तो इवन दो टैक्स वालों ने नहीं पकड़ा अब तक, आप बोलोगे बेटा शाबाश इसको प्रोवाइड करो, क्योंकि आपका रिस्क हाई हो जाता है। अगेन मैं इस बात को समझाता हूं भाई, एक एक्सपेंस है, लेट्स से एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो टैक्स वाला बोलता है मैं नहीं अलाउ करूंगा, क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस पर्पस के लिए होने चाहिए। याद आ रही है बात? ओके, आपने देखा कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पिछले से पिछले साल भी आ रहे हैं, उसके पिछले साल भी आ रहे हैं, और वो कंपनी ने क्लेम किए हुए हैं। आपको क्या लगता है उसका टैक्स ऑडिट नहीं खुलेगा? खुलेगा। क्या आपको एरर पता लग गया है? यस, पता लग गया है। तो क्या वो इस साल सही होना चाहिए? यस, होना चाहिए। तो भाई आपको कैसे पता लगेगा? जब आपने हिस्ट्री चेक की। अब इसको रीड करो, इवेल्युएट द नेचर ऑफ डिसअलाउंस, कि वो किस तरीके का एक्सपेंस डिसअलाउ किया था, और कंपेयर करो किससे, कि इस तरीके के केसेस पहले तो नहीं हुए हुए। अगर पहले हुए हुए इस तरीके के केसेस और ये केस हार चुके तो बोलो भाई प्रोविजन कर ले, क्यों माथामारी कर रहा है यार। बात क्लियर है? आगे
इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। अब बोल रहा है जब आपको सबूत वबूत मिल गए, अब आप इवेल्युएट कर लें कि वाकई इसको अकाउंट फॉर होना चाहिए था। पर अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज होने का गेम तुम्हें कौन बताएगा? एक्सपर्ट। जब तुम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करोगे सारी चीजें, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस की बात नहीं लिखी हुई है तो आप लिखेंगे। क्लियरिटी है? आउटकम ऑफ इंटरनल प्रेसिडेंट्स केसेस बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, पहले बताओ गेम समझ आई कि रिस्क और रिस्पॉन्स कैसे मिल के आ सकता है। मैंने फ्रॉड भी डाल दिया, कंटिजेंसीज भी आ गया, ये आप लोगों ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। कंसिडरिंग द डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं यहां बोल के रुक जाऊं तो क्या रिस्क दिखता है आपको? देखो अब इतना आपको मैंने प्रैक्टिस कराई है, इस पर निराश नहीं करना मेरे को। डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना एम्फेसाइज कर रहा हूं उस पर यार। एक तो बच्चों ने सही कहा कि सर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो रही है तो रिस्क है सेल्स ओवर स्टेटेड होगी। क्या सही कह रहे हैं? पक्की बात है। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, वेरी गुड। इम्पेयरमेंट ऑफ पीपीई भी कैसे पता है? इम्पेयरमेंट बाई डिमांड करेगी तो फ्यूचर कैश फ्लोस, जब फ्यूचर कैश फ्लोस कम हो जाएंगे तो वैल्यू यूज भी, तो आपकी इम्पेयरमेंट भी आ सकती है। इस चीज से 3 रिस्क निकलते हैं, रेवेन्यू, पीपी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे रिस्क है? बिकेगी नहीं तो ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज इन्वेंट्री माइट नॉट बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। और चले यहां तक पकड़ लिया हमने, वेरी गुड यार। इसको चेक कैसे करोगे? अब इसको चेक पूरा करना है या सिर्फ वैल्यूएशन? वेरी गुड यार, टारगेटेड चलते हैं, टारगेटेड चलते हैं। आपको रिस्क किसका? एग्जिस्टेंस का, वैल्यूएशन का? वेरीफाई करो भाई, ऑडिट में तो पूरा वेरीफाई करेंगे बट टारगेटेड वैल्यूएशन है। अब आप मुझे सब बताएं, वेरी गुड। वैल्यूएशन के लिए कोई एक एक प्रोसीजर यहां पे फेंक दो मेरे सामने, जल्दी बताओ एक एक करके। वैल्यूएशन का प्रोसीजर मुझे कुछ याद आ रहा है कि सब्सिक्वेंटली कुछ चेक करूंगा, सब्सिक्वेंटली कुछ चेक करूंगा। सब्सिक्वेंट कितने पे बिका? सब्सिक्वेंट कितने पे? क्योंकि एक चीज जो कैरी हुई हुई है 40 पे, बाद में 35 की बिक रही है तो मतलब वो इम्पेयर्ड है, इम्पेयरमेंट बुक कराओ। ऐसा ही है सब्सिक्वेंट सेल्स, वेरी गुड। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। उषा ने बता दिया एजिंग रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? एजिंग रिपोर्ट में क्या होता है? कौन सी इन्वेंट्री कितनी, वेरी गुड यार। तो कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी हो चुकी है वो आपको कहां से पता लगेगा? एजिंग रिपोर्ट से। इफ यू हैव द इन्वेंट्री ऑफ 2-3 ईयर्स बैक तो आप तो बोलेंगे इसको तो कटाओ भाई, अब तक नहीं बिकी तो अब क्या बिकेगी? ये रिस्क आ गया था ना आपके पास। तीसरा प्रोसीजर भी है वैल्यूएशन का, वेरी गुड, बता दिया बच्चों ने, बता दिया। क्या है वो? जाके देख लो उसकी हालत क्या है इन्वेंट्री की। अब ये बेटा तुम तब लिख पाओगे जब तुम्हें प्रोसीजर्स याद होंगे। एंड इट्स अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें याद कैसे करना है। दोस्त से चलते हुए डिस्कस करें, जानिए वैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे। 2-3 बताए, याद हो गए। मैं आज भी, मुझे तो एम्बेडेड है ना, मैं तो अभी आज EFU लाइव से मीटिंग करके आया, जनरल से मीटिंग करके आया, मैं तो धजिया उड़ा के बैठा हुआ इंटरनल कंट्रोल की सारी चीज़ें। आज भी मैं जब क्लास में आता हूँ तो मैं चीज़ें रिकॉल करता हुआ आता हूँ कि यार सही है, मुझे याद होनी चाहिए। और मैं जब बच्चों को बता रहा होता हूँ फर्म के अंदर, मेरे मैनेजर्स को बता रहा होता हूँ फर्म के अंदर, तब भी उनको बता दो कि बताता हूँ ये देखो ये कर लेना, ये कर लेना। जब तक याद नहीं करोगे तब तक तो काम ही नहीं चलेगा भाई। मुझे तभी दैनिक या तो मुझे रिस्क पिक हो जाता है, प्रैक्टिकली बैठा हूँ मुझे मसला पिक हो गया। अब एक क्लाइंट है मेरा XYZ, उसने एक बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्वायर किया। क्या एक्वायर किया है? बिजनेस कॉम्बिनेशन इज बेसिकली अ कंसोलिडेशन टाइप, पर उसने बेसिकली क्या किया? एक बिजनेस को मर्ज किया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब मैंने अपने मैनेजर से पूछा, बेटा बता कि इसमें रिस्क क्या है? तो सर रिस्क तो कुछ भी नहीं है, एसेट आ गया, पैसे चले गए, खत्म। मैंने कहा मेरी बात सुनो, जब किसी कंपनी को खरीदते हो ना उसकी वैल्यूएशन होती है, उसने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ बेवकूफ़, उसको किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। क्योंकि आप जब एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं और कैश देते हैं तो आपको गुडविल निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? और आइदर यू कैन गेट अ बार्गेन परचेज गेन। वो कहता है कि एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू, एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू इन द केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और उसके ऊपर फिर दिए तो वो क्या है? गुडविल है। बोला हाँ सर ये बात समझ आई। तो भाई सोचना है कि रिस्क क्या है।
यहाँ का रिस्क समझ आता है, पक्की बात है। तो सर मैं इसको आपको सवाल चिपका के दे रहा हूँ उसके अंदर, ये इसका बकाया सोल्यूशन, ये रहा सेल्स का। और सेल्स के इसमें नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, मैं खाली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ आपको। ये आ गया और आपके पास टैक्स लायबिलिटीज हो गया था। देखो इम्पेयरमेंट और इन्वेंट्री आप लोगों ने पिक किया था। अच्छा, इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर याद कराने की नीड है, ये याद है? याद कल याद कराएं लास्ट क्लास में भाई, याद है या नहीं है? इम्पेयरमेंट के चलो बताओ एक एक करके। मैनेजमेंट का प्रोसेस समझेंगे रिलेटिंग टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एस्टिमेट्स नहीं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द इम्पेयरमेंट। सही है जी। और प्रोसेस में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं उनके? यूजफुल लाइफ को असेस करना, डैमेज है या नहीं ये चेक करना। सही है जी। तो ये सारी चीजें जो इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उस पर नजर रखना टेक्निकली। अच्छा, आपने उसकी असेसमेंट कर ली, फिर ऑब्टेन इम्पेयरमेंट वर्किंग, चेक रीजनेबलनेस ऑफ द वर्किंग। और मैं बोलूँ रीजनेबलनेस में क्या क्या आता है चेक करने में, कि यूनिट सही लिए हुए, सब्सिक्वेंट सेल्स चेक कर लूंगा, और सोर्स डेटा चेक कर लूंगा, रेट चेक कर लूंगा, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक कर लूंगा। अब ये ऐसे तुम्हें तोते की तरह याद होने चाहिए, वहां पर लिखने का टाइम होगा, सोचने का नहीं होगा। सोचना यह है जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं तुम्हें बाखुदा बताऊं, अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस, व्हाई द रेशियो ऑफ फेलियर इज हाई इन ऑडिट, क्योंकि अब पता ही नहीं है। टीचर को सुन लिया, बेवकूफ बन गए, चले गए घर। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, लिखोगे क्या? तुम जो लिख के आते हो, बच्चे आते हैं, और बाकी बता रहा हूं प्लीज, वो सिंपल आके कहते हैं वेरी यूज। अच्छा इधर अब मुझे एक बात बताओ, जब बच्चे आके कहते हैं ना कि सर मैंने 100% पेपर किया, 4 अटेम्प्ट्स, तो अब बैठे में रिफ्रेशर में बोल रहे हैं कि सर समझ आ रही है फेल क्यों हुए थे। 100% पेपर करके आए, नंबर कितना है? 35। भाई लिखी गलत रहे हो ना। अब तुमने जो मेरे से पीपी वाला सवाल किया, कितना बेसिक सवाल था, अब 4-5 थे, उसमें 3 तो तुम लोगों ने गलत बोले, तो 10 नंबर का सवाल है, तो तुम हटा दो बाकी मार्क्स, में कितने नंबर मिले? 4। यानी समझने की बात ये मेरे भाई कि आप लोगों ने 6 नंबर हटा दी। यानी अगर पेपर को पास करने के लिए 50 चाहिए, तो आप हर सवाल में 50% ले ही नहीं रहे। हर सवाल में अगर 50% नहीं ले रहे तो मतलब आप पास हो फेल हो? फेल है। सही है जी। तो भाई मुझे एक बात बताएं प्लीज़ यार, प्रैक्टिस करनी है ना, तो अभी आप सुकून से जो रिलेटेड पार्टी है वो करें। मैं आपको छेड़ ही नहीं रहा। मैं आपको कब बोला कि आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ या मैं आपको रिलेटेड पार्टी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ? मैं प्रैक्टिस किसकी करा रहा हूँ? प्रोसीजर नहीं, अब आप कहेंगे पिछले हर चीज़ की, जिसमें रिस्क भी है, रिस्पॉन्सेज भी है, फ्रॉड भी है। यू नेवर नो आगे और चीज़ें आ जाएं, तो आप कीप एन आई ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स। हो सकता है इंटरनल कंट्रोल आ जाए कल की क्लास में, तो हिंट दे रहा हूँ, तो एक बार घुमा के आना। सही है, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। रिलेटेड पार्टी कब तक कर लेना है आपने? रिलेटेड पार्टी कर लेना है टेक्निकली